चलेंगे वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता चलेगा कि इनकी चालाकियां और इनकी अय्यारियां और इनकी मकारियां क्या हैं। उन्होंने इंकशाफ जो किया उससे क्या पता चला कि जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बख्तरबंद गाड़ियों में पेशियां भुगत रहे थे सन 2000 में, उस वक्त ये लोहे के चने वाली सरकार पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख रहे थे। क्या मैं सवाल पूछता हूँ पूरी दुनिया के सामने और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उस वक्त अभी कोई इलेक्शन 2002 का नहीं हुआ था, काफ लीग की हुकूमत नहीं आई थी, कोई सेमी जमहूरी दौर शुरू नहीं हुआ था, प्योर फौजी दौर था। उस फौजी दौर के अंदर क्या ये ख्वाजा साद रफ़ीक और उसका भाई फौजी आमर के बारगेन किए बगैर, डील किए बगैर जो है ये कारोबार कर सकता था? ये मेरा सवाल है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब चाहिए। फिर उसके बाद उस वक्त रोज़ाना कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कड़ियाँ पहने पेशियाँ भुगत रहे होते थे और ये साहब बहादुर और उसका भाई वो परवेज़ मुशर्रफ से अंडर हैंड डील करके अपनी 200, 300, 400 कनाल खरीद कर अपनी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद डाल रहे थे। और हमें असम्बली के अंदर, और आज 18 साल हो गया, हमारे कान पक गए हैं इस लोहे के चने वाली सरकार की ये बढ़के सुन के कि हमने फौजी आमरीत के ख़िलाफ़ और परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ बड़ी जानें कुर्बान की हैं और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़े कारोबार तबाह किए हैं। और फिर 2005 और 6 के अंदर इनकी ये पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी कैसर अमीन बट वादा माफ गवाह के बकौल अपने मेराज ऊला पे फाज हुई थी, मेराज ऊला पे फाइज। और 2005 और 6 परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार की पीक का दौर था। मैं फिर ये सवाल पूछूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर जलावतनी काट रहे थे तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के साथ डील करके यहाँ पर मौज मेले लूट रहे थे, यहाँ पर सैकड़ों कनाल की अराजी खरीद कर अपनी सोसाइटियाँ जो बना रहे थे। तो ये इनका चेहरा बेनकाब हुआ। और वो अलग बात है कि हारून रशीद साहब ने अपने कालम के अंदर 20 दफ़ा लिखा है कि यही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2012-13 में हारून रशीद साहब के साथ आए थे और इमरान खान साहब से पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल बनने का मुतालबा भी इन्होंने किया था कि मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाओ तो मैं नून लीग छोड़ के पीटीआई ज्वाइन कर लूँगा। तो ये करैक्टर है इन लोगों का जो पिछले कई सालों से और कई माह से पूरी पाकिस्तानी कौम और मीडिया को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने आमरीत के ख़िलाफ़ ये कर दिया, हमने आमरीत के ख़िलाफ़ वो कर दिया। लेकिन आज इंकशाफात होना शुरू हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये लोहे के चने वाली सरकार हो, बम्बिनो सैनमे वाली सरकार हो, या मीटर रीडर वाली सरकार हो, या निहारी पाए वाली सरकार हो, इनका एक ही शौक और वलवला है कि पाकिस्तान के अंदर कानून वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर पुछ परतीत वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस वाली सरकार ना हो, पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर वो माहौल हो कि सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार नचे के मजदाक, इनको फुल डील हो, ये लूट मार करें, ये पैसा खाएं, ये अंडर हैंड डील करें, ये एनआरओ लें, ये कत्लो गारतगरी करें, ये खरबों पे पाकिस्तान की आवाम को खजाने का लूटें, उसके बाद साधु बन के हाथ में जमहूरियत की तस्बीह लेके और सर पे जो है वो पार्लिमानी सियासत की टोपी पहन के पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाए। इनकी यही ख्वाहिश है। लेकिन अब वो दौर लद गया। पहले भी हम कहते थे कि अब वो दौर गया जब खलील मियाँ फाख्ताएँ उड़ाया करते थे, ये आपस में मिल के बंदर बांट किया करते थे। अब मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को शर्म के मारे एक तो मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए, अब कम से कम असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद का कम से कम इनको नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसी आमिर के दौर के अंदर इन्होंने अपना कारोबार परवान चढ़ाया। और ये हो ही नहीं सकता कि अगर उसके साथ उनकी अंडर हैंड डील नहीं थी तो ये कैसे अपना ये कारोबार चला सकते थे, कारोबार बना सकते थे। तो मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को मैसेज दूंगा कि आप और आपके हवारी ये जो आके फतह का निशान बनाते हैं ना नैब की अदालतों के बाहर, इस तरह जैसे ये पैदल हज करके आए हैं, इस तरह जैसे ये लाल किला फतह करके आए हैं, इस तरह जैसे ये कश्मीर फतह करके आए हैं, इस तरह जैसे दिल्ली के लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा लहरा के आए हैं, ये वाली सियासत इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इनकी बेनकाब होती रहेगी और इनका असली चेहरा
इन चोरों और लुटेरों का पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इंशाल्लाह बिल्कुल बेनकाब हो सर जाएगा। ये बताएं कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए किसी से डील करना जरूरी होती है, और साथ ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको जुडिशल भेज दिया है, नैब कोई जो है वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं कर सकता। बात यह है कि जब आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों कौमी लेवल के, जिस पॉलिटिकल पार्टी का यह दावा हो कि हमें मार दिया गया, उजाड़ दिया गया, हमारा सत्यानाश फेर दिया गया, हमारे खिलाफ जुल्म और जबर हो गया, और एक फौजी दौर के अंदर वो पूरी दुनिया के सामने अपने सीनों पे मेडल सजा के फिर रहे हो कि हम फौजी आमरीत के खिलाफ डट के खड़े हुए हैं, हमने खून पसीना एक कर दिया है, और उसी दौर के अंदर आप कारोबार कर रहे हो और आपका कारोबार परवान चढ़ रहा हो, और आपकी हालत ये हो कि आपने अपनी जवानी के अंदर टैक्स के पैसों से और ज़कात के पैसों से आप जवान हुए हो। उसकी डिटेल में आपके सामने नहीं रखूंगा, लोग सब जानते हैं, चौधरी शुजात साहब भी, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी। लेकिन फिर आप खरबपति हो जाएं, उसी फौजी आमर के दौर में आप खरबपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, तो जनाब जेन्युइन सी बात है, समझ आ जाती है कि मामलात क्या है। चौहान साहब, आपने रशीद का जिक्र किया उनके कालमों का, उन्होंने तो अपने मुतद्दद कालमों में ये भी जिक्र किया है कि शेर रशीद रेलवे को तबाह कर देगा, ख्वाजा साद रफीक ने कुछ काम किया है। और दूसरा बड़े सीनियर कालम निगार हैं वुसअतुल्लाह खान, उन्होंने आपको एक संजीदा सा लक़ब दिया है उनके बकौल के आप PTI की हाजी नरगस हैं, तो उन्हें कुछ जवाब देना पसंद करेंगे? चलें, अगर मैं समझता हूँ वुसअत अली खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो जो भी मुझे लक़ब देंगे मैं उसको हंस के जाओ बर्दाश्त करूँगा। जी जनाब। बताइएगा कि ये जमात इस्लामी वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे।